अगला आता है क्वेश्चन। वो आपके पास जैकोबाइट्स रिवॉल्ट्स आती हैं, वो करते हैं उसको, एक मिनट। अच्छा जी, ये आपके पास क्या था, जेम्स टू। उसके बाद इसका बेटा आता है जेम्स एडवर्ड, और उसके बाद इसका बेटा आता है चार्ल्स एडवर्ड। इसको क्या कर दिया जाता है, 1688 में ये फ्रांस में चला जाता है। ठीक है। उसके बाद इसका बेटा आता है 1715 में एक दफा, ताकि अपना, जब वो आपके पास हनोवरियन सक्सेशन हो रही थी, उसको क्या किया जा सके, रिक्लेम किया जा सके। उसको भी डिफीट होती है। और उसके बाद आपके पास आता है चार्ल्स एडवर्ड 1745 में, वो दूसरी दफा आता है। इसको पहली जैकोबाइट रिवॉल्ट कहते हैं, और इसको दूसरी। जैकोबाइट्स क्या थे, इन तीनों के फॉलोअर्स, ये किस पे बिलीव करते थे, ये बिलीव करते थे डिवाइन राइट ऑफ किंग, राइट ऑफ किंग, हाँ जी, ग्लोरियस रेवोल्यूशन, डिवाइन राइट ऑफ किंग प्लस कैथोलिज्म। तो इस सारी की सारी, यानी आप इसको क्या कहेंगे कि आपके पास जो रिबिलियन हुई थी बेसिकली बाय द फॉलोअर्स ऑफ जेम्स टू, जिसमें उसका बेटा था, और उस उनकी जो शिकस्त है, उनकी डिफीट है, इसे हम कहते हैं जैकोबाइट्स रिवॉल्ट। पहली आपके पास जैकोबाइट रिवॉल्ट होती है 1715 में, और ये उसका उसका जो आपके पास नाम था, उसको कहा जाता था ओल्ड प्रिटेंडर। नहीं, जेम्स एडवर्ड को ओल्ड प्रिटेंडर कहा जाता था। इस टाइम पे क्या था आपके पास, कि नई नई हनोवरियन सक्सेशन हुई हुई थी। तो उन्हें लगा कि ये हनोवरियन सक्सेशन क्या है, वीक है। ये इसका क्या है आपके पास, बैकग्राउंड। और टोरीज ने, विग्स ने किसकी साइड ली थी, हाउस ऑफ हनोवर की। इसके नतीजे में क्या हुआ कि टोरीज ने सीक्रेटली सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया जेम्स एडवर्ड को। दूसरी तरफ से फ्रांस ने कहा, फ्रांस को भी मौका मिला कि एक हमें एनिमी ऑफ द एनिमी मिल रहा है। उसने इंश्योर करवाया जेम्स एडवर्ड को कि वो क्या करेगा, उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा। ठीक है। ओल्ड प्रिटेंडर यानी क्लेमेंट। उसके बाद जो स्कॉटलैंड में आपके पास हाईलैंडर्स थे, उन्होंने भी जेम्स एडवर्ड को अपना किंग डिक्लेयर कर दिया। ठीक है। उन्होंने क्या किया, उसको अपना किंग जो है वो डिक्लेयर कर दिया। सो एज अ रिजल्ट आपके पास क्या होता है कि जेम्स, आपके पास ये जो एडवर्ड है, ये आपके पास क्या करता है कि उनको, उनका लीडर बन जाता है, और रिवॉल्ट कर देता है। ठीक है। और इस रिवॉल्ट में सबसे पहले आपके पास जो मेजर, आप, मैंने यहाँ पे आपको बताया कि क्वीन एन की डेथ भी चलें, लिख लें। ठीक है। क्वीन एन की डेथ होती है, ओल्ड प्रिटेंडर वापस आता है। वो कौन था आपके पास, जेम्स एडवर्ड। वो क्या करता है, नोवरियन जो सक्सेशन है उसको क्या करता है, वो वीक होती है स्टार्ट में। उसके बाद विग्स जो हैं, वो किसको सपोर्ट करते हैं, नोवरियन सक्सेशन को सपोर्ट करते हैं। टोरीज इसके नतीजे में किसको सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, जेम्स एडवर्ड को। और वहां पे फ्रांस जो उनका एनिमी था, उसने किसको इंश्योर किया, जेम्स एडवर्ड को सपोर्ट। और उसके नतीजे में स्कॉटलैंड भी, लोगों ने जो हाईलैंडर्स थे, उन्होंने क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। सो एज अ रिजल्ट आपके पास क्या होता है कि जो रिवॉल्ट है वो स्टार्ट हो जाती है। रिवॉल्ट स्टार्ट कहाँ से होती है, हाईलैंडर जो आपके पास स्कॉटलैंड में थे लोग, जो जगह का नाम है हाईलैंडर। ठीक है। उन्होंने जेम्स एडवर्ड को अपना किंग डिक्लेयर कर दिया। जी, स्कॉटलैंड, मतलब नहीं, उन्होंने कहा कि जो यहाँ पे हम चाहते हैं कि जेम्स एडवर्ड राइटफुल हेयर है। ठीक है। इसके पास राइट है, हनोवर को नहीं आना चाहिए, जॉर्ज वन को नहीं आना चाहिए।
सो इसके नतीजे में क्या होती है, रिवॉल्ट, और स्टार्ट कहां से होती है, स्कॉटलैंड से। ठीक है, स्कॉटलैंड में आपके पास क्या होती है, पहली क्लैश होती है शेरिफ म्यूर, बैटल ऑफ शेरिफ म्यूर। सिर्फ आपने नाम इसका याद रख लेना है, ये एक ही नाम इसमें इंपॉर्टेंट है, शेरिफ म्यूर इन 1715। SHERIFFMUIR। अच्छा, एक कुछ और चीज आपको बताऊं, यहां से याद आ गया, ब्रिटिश हिस्ट्री का पाकिस्तान में कोई एग्जामिनर नहीं है। इसका मतलब है कि जो पेपर चेक करता है वो किसी और सब्जेक्ट का करता है, और उसको इतना डेप्थ इन डेप्थ नॉलेज नहीं है इसका। पूरे पाकिस्तान में ब्रिटिश हिस्ट्री का डिपार्टमेंट नहीं है। इसका मतलब है कि जो ब्रिटिश हिस्ट्री का पेपर चेक हो रहा है वो आपके पास जनरल नॉलेज का एक बंदा चेक कर रहा है। तो अगेन आपके पास वही फैक्टर आ जाता है। उसके बाद क्या है कि वहां पे इनको इस बैटल में स्कॉटलैंड में क्राउन की जो फोर्सेस हैं उनको डिफीट होती है। ठीक है, और वो मूव करते हैं टुवर्ड्स लंदन। क्राउन मतलब उस टाइम पे जॉर्ज वन की जो फोर्सेस थी, तो आपने इस तरह के वर्ड लिखने हैं, क्राउन फोर्सेस। बैटल ऑफ शेरिफ म्यूर, SHERIFFMUIR, कि बैटल ऑफ शेरिफ म्यूर वहां पे 1715 में जंग लगती है, जिसमें स्कॉटलैंड प्लेस होती है, क्राउन की फोर्सेस आती हैं, हाईलैंडर्स उस तरफ से, जेम्स एडवर्ड की जो आपके पास है उसकी जो आप वो उनका क्या होता है, उनको लीड कर रहा होता है, वो आते हैं वहां पे, जीत जाते हैं। और ये किधर मूव करते हैं आपके पास, कि ये मूव करते हैं और लंदन की तरफ। सर क्राउन ये फोर्सेस कौन स्कॉटलैंड, सी है? देखो ना, ये मैं दोबारा बताता हूँ आपको। रिवॉल्ट स्टार्ट कहाँ से होती है, स्कॉटलैंड से। स्कॉटलैंड में कौन जीत जाता है आपके पास, जेम्स एडवर्ड। अब जेम्स एडवर्ड वहां स्कॉटलैंड से किधर मूव करना स्टार्ट कर देता है, लंदन, ताकि जॉर्ज वन कहाँ पे है, लंदन में है, और उसको हम क्या करें कि उसको शिकस्त दें। लेकिन यहाँ पे आके क्या होता है कि उसकी फ्रांस की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं आती। ठीक है, फ्रांस सपोर्ट नहीं करता, और उसके जो कंपेनियंस होते हैं वो क्या करते हैं, साइड्स को चेंज कर लेते हैं, जी, उधर जाके उनके साथ हो जाते हैं। सो इस वजह से क्या होता है कि जेम्स को फिर आपके पास डिफीट हो जाती है। जी, सॉरी, फिर हार जाता है आपके पास दोबारा, के रिवॉल्ट स्टार्ट करता है। उसका बैकग्राउंड ये है, उसको होप मिलती है कि रिवॉल्ट करते हैं, हो सकता है कि मैं दोबारा जो है वो हमें थ्रोन मिल जाए। बैटल पहली पहली होती है शेरिफ म्यूर आपके पास स्कॉटलैंड में, जिसमें वो जीत जाता है, और उसके बाद वो किधर मूव करता है, लंदन की तरफ। लंदन में हार जाता है, और उसके बाद दैट वाज द एंड ऑफ जेम्स एडवर्ड। और इसका आउटकम क्या निकलता है, आउटकम क्या निकलता है इसका, हनोवरियन सक्सेशन, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, कैबिनेट सिस्टम, यानी सारा का सारा आपके पास वो यहाँ पे जो आपने पिछला पोर्शन लिखा है उसके आगे लिख देना है। ये कहाँ पे है, बेसिकली 1715 में। उससे आगे जितनी डेवलपमेंट्स हैं उनका बैकग्राउंड ये है। सर ये क्राउन फोर्सेस कौन सी हैं? जी, ये देखे ना, ये डिवाइन राइट किंग पे बिलीव करते थे, कैथोलिज्म पे बिलीव करते थे। ठीक है, टोरीज की भी यहाँ पे आपके पास क्या हो, टोरीज भी साइड पे हो गए। दैट वाज वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से विग सक्सेसफुल हुए। ठीक है, क्योंकि उन्होंने सपोर्ट किसको किया था, जैकोबाइट्स को किया था, और जॉर्ज वन इसी वजह से उनको नफरत करता था। कौन, वो उनके पास फोर्स ज्यादा थी ना, फोर्स बड़ी थी। जब फोर्स बड़ी थी तो ऑफ कोर्स फ्रांस ने भी सपोर्ट नहीं भेजी, तो इसके नतीजे में क्या हुआ कि आपके पास ये हार गए। वो लिमिटेड थी ना, इतनी बड़ी फोर्सेस नहीं थी, इधर इनके पास पूरी आर्मी थी, और स्कॉटलैंड भी आधे से ज्यादा इनके साथ था, फ्रांस भी नहीं आया यहाँ पे। सर सो सर इसके नतीजे लास्ट में में क्या तो होता है, जी, सर लास्ट में तो हमने ये पढ़ा था कि हाईलैंडर्स जो स्कॉटलैंड के थे वो ब्रिटिश के साथ हो गए थे, इंग्लैंड के साथ। जी, तो इधर आप कह रहे हैं कि वो उन्होंने साइड हाईलैंडर्स जो चेंज कर थे। ली, उन्होंने साइड चेंज कर ली अपनी।
अच्छा। साइड्स उन्होंने चेंज कर ली अपनी। ठीक है, अब इसका आउटकम क्या निकलता है आपके पास वो लिखें जरा। विग सुप्रीमेसी, विग पार्टी भी साथ लिख लें चलें आप। उसके बाद टोरीज वर साइड लाइन। ठीक है, फिर उन्होंने सेप्टेनियल एक्ट पास कर लिया। फिर एक दो और एक्ट हैं, वो भी मैं आपको नाम बता देता हूँ। रियट एक्ट, और इसके बाद सारा आप अगला इसमें क्या कर लेंगे, नेक्स्ट लिख लेंगे। यानी आपके पास सबसे पहले क्या हुआ कि वेग सुप्रीमेसी, इसमें कोई और चीज बताने की जरूरत है कि यानी सारी के सारी उनकी जो डेवलपमेंट्स थी। फिर सेप्टेनियल जो एक्ट था, उन्होंने पार्लियामेंट की जो ड्यूरेशन थी पहले 3 साल हुआ करती थी, तो वेग को अब मौका मिल गया क्योंकि अपर एंड था, इस वजह से उन्होंने इसको क्या कर लिया, 7 साल कर लिया। उसके बाद जो रियट एक्ट था आपके पास, उसमें यह था कि कोई भी लोग जो थे 12 or more than 12 people, they cannot assemble together, assemble। ठीक है, यानी ये एक सॉर्ट ऑफ जो है विग्स के पास पावर्स आ गई कि आप किसी भी बंदे को क्या कर सकते थे, उसको डिटेन कर सकते थे। ये इसका जी पहला आपके पास, उन्होंने कहा कि ये चूंकि बेसिकली यहाँ पे रिवॉल्ट के चांसेस दोबारा हो सकते हैं, तो उन्होंने 1714 में ही एक ऐसा एक्ट पास कर लिया जिसके नतीजे में उन्होंने टोरीज को भी क्या किया, उसको भी उन्होंने सुप्रेस किया या उनकी भी विक्टिमाइजेशन की। ये तीन, वो वेग सुप्रीमेसी में तो आप सारी चीजें लिखेंगे, आप कहेंगे कि उन्होंने क्या किया, टोरीज को भी साइड कर दिया। इसी वजह से टोरीज की जो है वो 1760 तक बारी ही नहीं आई, क्योंकि जॉर्ज वन ये समझता था कि इन्होंने जैकोबाइट्स को क्या किया है, सपोर्ट किया है। सेप्टेनियल एक्ट, ये भी आपके पास एक देखे ना, 3 साल से उसको क्या कर दिया, 7 साल। रेयोट एक्ट, यानी उसके थ्रू आप क्या कर सकते थे, किसी भी बंदे को, बेसिकली पर्पस तो ये था कि रिवॉल्ट वाले बंदों को, इसके थ्रू वो कोई भी बंदा जब उनके अगेंस्ट खड़ा होता था उसको वो कर लेते थे। दूसरी आती है जी आपके पास, इसको हम कहते हैं, इसके ऊपर लिखें 15 रिबिलियन। इसका दूसरा नाम है, ये भी पूछ सकते हैं कि जी 15 रिबिलियन पे क्वेश्चन लिखें या फर्स्ट जैकोबाइट रिवॉल्ट पे लिखें। अगर जैकोबाइट रिवॉल्ट पे आता है तो दोनों लिखनी है, अगर फर्स्ट पे आता है तो सिर्फ ये लिखनी है, अगर 15 पे आता है तो सिर्फ आपने क्या करनी है, ये लिखनी है। अब चलते हैं जी दूसरी जैकोबाइट रिवॉल्ट की तरफ। फर्स्ट जैकोबाइट रिवॉल्ट है तो फिर आपने ये सारा लिखना है। इसके 3 नाम है, फर्स्ट, 15 और जैकोबाइट। अगर सिर्फ जैकोबाइट आती है तो इससे अगली भी लिखनी है जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक, उसको हम सेकंड कहते हैं। कहाँ, 15 जैकोबाइट रिवॉल्ट, ये देखें ना। अगली आती है जी आपके पास सेकंड जैकोबाइट रिवॉल्ट, जिसको क्या कहते हैं, 45 45 रिवॉल्ट। ठीक है, इसमें आपके पास क्या होता है कि जो जैकोबाइट्स हैं यहाँ पे अगेन 1740 के नजदीक क्या होती है कि विग पार्टी क्या होती है, वीक होती है। तो उस टाइम पे आपके पास जो चार्ल्स एडवर्ड है, चार्ल्स एडवर्ड, वो क्या करता है आपके पास, इसको दोबारा से जो जैकोबाइट्स के सपोर्टर हैं उनको इकट्ठा करता है और क्या करता है कि आपके पास दोबारा से एक फोर्स जो है वो लॉन्च करता है। ठीक, हाँ जी, कैथोलिक से। अगेन पॉइंट कहाँ से स्टार्ट होता है, स्कॉटलैंड से, स्कॉटलैंड से स्टार्ट होता है। स्कॉटलैंड में जो बैटल लड़ी जाती है उसको प्रिस्टो पेंस, प्रिस्टन पेंस, एक तो इनके नाम भी जो है ना, ये वहां पे कौन सी थी, शरफ मोयर। ये आपके पास ये दो सिर्फ यहाँ पे जो क्रैमिंग वाली चीजें ये हैं। इसमें आपके पास क्या होता है कि अगेन प्रेस्टन पेंस,
जैकोबाइट्स उनकी क्या होती है, वो जीतते हैं, विन करते हैं जी। हाँ जी, वॉर हुई है जो स्कॉटलैंड में हुई है, जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है जी, एरिया है। उसके बाद यहाँ पे भी जैकोबाइट्स यानी चार्ल्स एडवर्ड जीतता है, उसके बाद जो दोबारा लंदन की तरफ जाते हैं, यहाँ पे फिर इन्हें डिफीट हो जाती है। ठीक है, सो इसकी वजह से क्या होता है कि आपके पास जो डिसाइसिव बैटल है, उस डिसाइसिव बैटल में आपके पास ड्यूक ऑफ कम्बरलैंड, ड्यूक ऑफ कम्बरलैंड इसको क्या करते हैं कि लीड करता है क्राउन फोर्सेस को, और बैटल ऑफ क्लोडन ये आपके पास होती है 1746 में। क्लोडन एक प्लेस है वहां पे, जो गवर्नमेंट फोर्सेस हैं वो जीत जाती हैं। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपके पास क्या होता है कि यहाँ से इसके बाद जो जैकोबाइट है उसका केस जो है फॉर वंस एंड ऑल खत्म हो जाता है। क्लोडन, ड्यूक ऑफ कम्बरलैंड, डिफीट के बाद ड्यूक ऑफ कम्बरलैंड क्राउन की फोर्सेस को लेके आता है। ये बैटल ऑफ क्लोडन होती है, जिसमें आपके पास जैकोबाइट्स जो हैं वो हार जाते हैं, और परमानेंटली जो आपके पास चार्ल्स एडवर्ड है उसको खत्म कर दिया जाता है। ये लीडर है क्राउन फोर्सेस, इसको खत्म कर दें, सिर्फ आप क्राउन फोर्सेस कर लें। क्राउन फोर्सेस जीत जाती हैं, उसके बाद क्या होती है बैटल ऑफ क्लोडन में, और एज अ रिजल्ट ऑफ जैकोबाइट जो रिवॉल्ट है वो 17 यार, ये स्कॉटलैंड में हुई। स्कॉटलैंड में जैकोबाइट्स जीते, वो किधर आए, लंदन। लंदन में आ गया जो प्लेस है उसको क्लोडन कहते हैं, वहां पे वो हार गया और ये एंड हो गया। ठीक है, इसका फिर आउटकम क्या निकलेगा, हनोवरियन सक्सेशन, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, कैथोलिज्म का एंड, और वही सारी चीजें ये आपके पास थी जी, जैकोबाइट्स रिवॉल्ट सर जी। सर उस टाइम भी विग्स में जॉर्ज वन ही था। जी सर उस टाइम भी विग्स में जो लीडर था वो जॉर्ज वन ही जा रहा था। समझ नहीं आ रही आपकी, क्या क्वेश्चन पूछ रही हैं। सर आपको आवाज आ रही है मेरी अब? जी जी अब आ रही है। सर मैं कह रही हूँ कि जिस टाइम पे सेकेंड रिवोल्ट हुआ है उस टाइम पर भी विग्स में जॉर्ज वन ही था। नहीं नहीं नहीं, जॉर्ज वन आपके पास रहता है 1727 तक, फिर 1727 से 1760 तक जॉर्ज टू आ जाता है, फिर उसके बाद आपके पास जॉर्ज थ्री आ जाता है, और उसके बाद आपके पास विलियम आ जाता है, वो हम आगे पढ़ेंगे 1760 के बाद। फर्स्ट जैकोबाइट रिवॉल्ट होती है जॉर्ज वन के रेन में, और सेकंड होती है जॉर्ज टू के रेन, जॉर्ज टू के टाइम। यार 1727 तक ये आ गया ना, 1714 से ये, 1727 से ये, और 1760 से 1820 तक। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको, यानी इसमें जितनी जो डेवलपमेंट हुई है उनको आपने इसके साथ क्या कर देना है, लिंक करना है। ये सारा इस पीरियड में होता है, यानी एक्ट ऑफ सेटलमेंट, यूनियन ऑफ इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, उसके बाद हनोवरियन सक्सेशन, हनोवरियन सक्सेशन के अगेंस्ट जैकोबाइट रिवॉल्ट, उसके बाद वेग ओलिगार्की, रॉबर्ट वॉलपूल, ये सारा का सारा एक डोमेन में आप कवर करेंगे। इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, आपने बाकी सारे फैक्टर्स का थोड़ा थोड़ा बताना है, या कोई चार्ट बना लें जाके, कुछ भी बना लें इसको याद करने का। इसके रिलेटेड आपके पास एक ही क्वेश्चन होना चाहिए माइंड में कंटेंट के, जिसको आपने इसमें रिलेट सर कर। उसकी आफ्टर वर्ड्स की हेडिंग देके वो सारी सेटलमेंट्स हाँ लिखेंगे। जी, हाँ जी आफ्टरवर्ड्स, ठीक है। उसके बाद ये चलते हैं 7 years वॉर पे। नहीं नहीं, अब लेक्चर सारा कंप्लीट करते हैं। नहीं, हाँ जी सारे इम्पैक्ट्स वही लिखने हैं, यानी ये हिस्ट्री का यही फायदा है ना कि आपके पास वही चीजें उसमें इम्पैक्ट्स आ जाते हैं। अब आते हैं जी 7 year वॉर जी। नहीं नहीं, ये अब अलहदा हो गया। हम ये एक हमारी डोमेन जो है ना वो यहाँ तक खत्म होती है, यहाँ से एक नई डोमेन स्टार्ट होती है। ठीक है, इसको, इस डोमेन को अगर आप नाम देना चाहें तो इसको आप कह सकते हैं कि
प्रील्यूड टू रेवोल्यूशंस। सारी की सारी दुनिया में जो रेवोल्यूशन आई है ना, ब्लडीएस्ट रेवोल्यूशन, जिसमें आपके पास फ्रेंच रेवोल्यूशन है, अमेरिकन रेवोल्यूशन है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इवन, ठीक है, वॉर ऑफ लिबरेशन, जो कॉलोनीज में वॉर, आपके पास इंडिपेंडेंस की मूवमेंट स्टार्ट होती है, ये 7 ईयर वॉर की वजह से। आपको याद होगा कि जंग प्लासी आप सुनते होंगे, रॉबर्ट क्लाइव, वो सारी की सारी इसी के कॉन्टेक्स्ट में लड़ी गई थी। यहाँ जो आपके पास थे ना, वो किसके, रॉबर्ट क्लाइव किसके अगेंस्ट लड़ रहा था? सर सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला सिराजुद्दौला को थे। कौन सपोर्ट कर रहा था? फ्रेंच मीर सपोर्ट कर रहे थे। और ये कहाँ से? ये बेसिकली आप जब हम ये लिखेंगे ना 7 ईयर वॉर, तो उसका इंडिया में ये इम्पैक्ट है, ठीक है। सो वहां पे आपके पास होता है, अब 7 ईयर वॉर है, इसको हम कहते हैं फर्स्ट एवर वर्ल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर। दूसरा हम इसमें देख लेते हैं पार्टीज कौन कौन सी थी, ठीक है। फर्स्ट एवर वर्ल्ड वॉर इसको कहा जाता है। इसमें पार्टीज कौन कौन सी थी? सबसे पहले लिखें, एक साइड पे था ग्रेट ब्रिटेन, उसके साथ आपके फ्रांस, सॉरी ग्रेट ब्रिटेन, प्रूशिया, प्रूशिया, पुर्तगाल, यानी आज आपके जो इटली की स्टेट्स है ना, क्रोएशिया और ये इस तरह से, उससे पहले जर्मनी और इस तरह की वो स्टेट उस टाइम पे मैप एग्जिस्ट करती थी, यानी और यूरोप का ये मैप बताएं, उसमें यहाँ पे आपके पास क्या था? क्रोएशिया था। और उसके बाद यहाँ पे उसके नीचे अगर हम इसको देखते हैं, यहाँ पे आपके पास फ्रांस था, यहाँ पे हनोवर, वो छोटा सा आपके पास है। फिर उसके ऊपर आपके पास पूरा का पूरा जो डच रिपब्लिक और इस तरह के एरियाज, ये फ्रांस था। और उसके बाद यहाँ पे आपके पास स्पेन और ये पुर्तगाल, यानी उस टाइम पे इटली और जर्मनी ये नहीं बने हुए थे, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास यूके था, यूनाइटेड किंगडम था। एक साइड पे ये थी, दूसरे साइड पे आपके पास क्या था कि ऑस्ट्रिया, जो यहाँ पे इनके दरमियान थी, ऑस्ट्रिया। ऊपर आपके पास यहाँ पे पूरा का पूरा आपके पास रशिया, ठीक है, स्पेन, और यहाँ पे अमेरिका में कुछ नेटिव अमेरिकन अमेरिकन ट्राइब्स थे, ठीक है। ये यूके, हनोवर, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, प्रूशिया, स्पेन, पुर्तगाल, रशिया। अब यूके किसके साथ है? प्रूशिया के साथ। हनोवर एक साइड पे है और पुर्तगाल, पुर्तगाल, प्रूशिया, हनोवर और यूके दूसरी साइड पे, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, स्पेन एंड रशिया। अब इनके दरमियान कॉजेज क्या थी वॉर की? मैं कह रहा हूँ एक साइड पे फ्रांस था, एक साइड पे आपके पास यूके, ये मेजर थी। दूसरा इनके साथ क्या था? अलायंसेस थे। उसके बाद आते हैं जी कॉजेज पे। प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, स्पेन, पुर्तगाल, डच रिपब्लिक, हनोवर, फ्रांस, रशिया और यूके, ठीक जी। ब्रिटेन और फ्रांस के दरमियान मेजर राइवलरी थी। अब ब्रिटेन किसके साथ है? प्रूशिया के साथ, पुर्तगाल के साथ, और कुछ आपके पास नेटिव कॉलोनीज थी, ठीक है। उसके बाद क्या था कि आपके पास फ्रांस किसके साथ था? ऑस्ट्रिया के साथ, रशिया के साथ, स्पेन के साथ, और अमेरिका में कुछ इसकी कॉलोनीज थी। यानी अमेरिका में बेसिकली जब कॉलोनी स्टार्ट हुई, कुछ फ्रेंच थी, कुछ आपके पास इंग्लैंड की थी, कुछ ऊपर स्पेन की थी, ठीक है। सो ये वॉर स्टार्ट होती है, इसकी रीजंस क्या थी वो लिखें। सबसे पहले आपके पास इसकी जो रीजन थी, वो आपके पास टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स थे जी, कॉजेस या रीजंस। टेरिटोरियल डिस्प्यूट, सबसे बड़ा डिस्प्यूट ये है हनोवर। क्या फ्रांस क्या करता था, जब भी
उसको कोई यहाँ पे कमर्शियल राइवलरी होती थी, वो हाउस ऑफ हनोवर को यहाँ से थ्रेटन करता था। दूसरा क्या था कि कॉलोनियल राइवलरी, दूसरा पॉइंट। उसके बाद कमर्शियल इंटरेस्ट। अब जो आपके पास ये अमेरिका था, तो यहाँ पे कुछ कॉलोनीज ऐसी थी जिनको इंग्लिश कॉलोनीज कहा जाता था, जो 13 इन नंबर्स थी। फिर यहाँ पे ओहायो रिवर था, ठीक है, ऊपर आपके पास कनाडा था, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास क्या थी, फ्रेंच कॉलोनीज थी। अब क्या होता था कि इंग्लिश वाले, फिर यहाँ पे आपके पास हवाना की कॉलोनी थी जो स्पेन की थी। ये बेसिकली इस रास्ते से गुजर के इन्होंने यहाँ पूरे अमेरिकन कॉन्टिनेंट में ट्रेड करनी होती थी। जैसे आज 50 स्टेट्स है ना, उसमें आप देखते होंगे कहीं पे स्पेनिश बोली जाती है, कहीं पे फ्रेंच बोली जाती है, कहीं पे आपके पास कुछ कंजर्वेटिव्स हैं, कुछ आपके पास मॉडर्न है। तो बेसिकली ये कॉलोनियल इम्पैक्ट है। यहाँ पे आपके पास कुछ इंग्लिश कॉलोनीज थी, उसके बाद यहाँ पे स्पेन, ऊपर जो कनाडा था उस टाइम पे स्पेन के पास था, और उसके बाद यहाँ पे फ्रेंच कॉलोनीज थी। फिर फ्रेंच यहाँ पे किसको देख रहा था, हाउस ऑफ एनोवर। और यहाँ कैरेबियन में क्या थी, हवाना एक कॉलोनी थी, और उस पे चल रही थी, इनकी राइवलरी चल रही थी। और इंडिया में इनकी यहाँ पे जो आपने जो जंग प्लासी है वो आपने पढ़ी है कि यहाँ पे इनकी फ्रेंच और ईस्ट इंडिया का, फ्रेंच ईस्ट कंपनी की और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की यहाँ पे भी राइवलरी जो है वो चल रही थी। सो इस कमर्शियल राइवलरी, यानी इनका जो कमर्शियल इंटरेस्ट है कॉलोनीज में, कमर्शियल इंटरेस्ट क्या होते हैं, ट्रेड करते हैं ये। जब ट्रेड करते थे तो फ्रेंच वाले इनकी रोक लेते थे, उसके बाद आपके पास जो स्पेनिश है वो इनकी रोक लेते थे। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपके पास क्या होता है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये ब्रेक आउट करता है। अब इसके बाद क्या होता है कि सबसे पहले लिखें इसमें, इट हैड अ ग्लोबल स्कोप। नहीं नहीं, पहला इसका पॉइंट है कि आप लिखें कि इसकी जो इम्पैक्ट्स भी कह सकते हैं, या इसके मेजर पॉइंट्स में अगली मेजर हेडिंग देनी है कि इट हैड अ ग्लोबल स्कोप, जिसमें यूरोप था, नॉर्थ अमेरिका था, उसके बाद आपके पास इंडिया, और इवन अफ्रीका में भी इनके दरमियान जो एक लड़ाई है वो लड़ी जा रही थी। उसके बाद क्या है कि सबसे पहले अगर हम नॉर्थ अमेरिकन थिएटर की बात करते हैं, चार जगहों पे, ममालिक में नहीं, चार जगहों पे। सबसे पहले नॉर्थ अमेरिकन थिएटर है, वहां पे आपके पास जो कॉन्फ्लिक्ट है वो था बिटवीन फ्रेंच एंड यूके। यहाँ पे फ्रेंच की सुपरमेसी खत्म हो जाती है और स्पेन एज अ सुपर पावर आता है, वो मैं आगे आपको बताता हूँ। फिर उसके बाद क्या था कि आपके पास जो बेसिकली वॉर थी वो किसके लिए थी, जो उनकी कॉलोनीज थी उनके थी। यानी इसमें वो नेटिव्स भी आपस में लड़ रहे थे, और आपके पास फ्रेंच और यूके भी लड़ रहे थे। पहली चीज इसमें ये आती है, इतना ही आपने इसमें लिखना है, इससे ज्यादा नहीं लिखना। दूसरा आ जाते हैं जी यूरोपियन थिएटर पे। प्लेस, नॉर्थ अमेरिका में आपके पास जो मेजर वॉर लड़ी जा रही थी वो फ्रेंच एंड यूके के दरमियान थी, यूनाइटेड किंगडम के दरमियान। और वो किसके ऊपर थी, कॉलोनीज की पोजेशन के ऊपर थी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि आपके पास यूरोप में वॉर स्टार्ट होती है। यूरोप में बेसिकली जो वॉर स्टार्ट होती है, यूके इन्वॉल्व होता है ड्यू टू हाउस ऑफ हनोवर की वजह से, ठीक है जी। और यहाँ पे वॉर लड़ी जाती है बिटवीन ब्रिटेन एंड प्रूशिया ऑन वन साइड, ऑन वन साइड, while on the other end आपके पास क्या था, फ्रांस, स्पेन, ये आपके पास दूसरी साइड पे थे। अब ये वॉर चलती रहती है, इनमें डिफरेंट बैटल्स लड़ी जाती हैं। बैटल्स का नाम आपने याद नहीं करना, ठीक है, बैटल्स का नाम वो बिल्कुल भी नहीं पूछता एग्जामिनर, ना उसमें वो इतना ज्यादा होता है। इसका आउटकम जो निकलता है
जो एंड होती है वॉर, वो ट्रीटी ऑफ पेरिस के साथ होती है, वो इंपॉर्टेंट है 1763 में। जिसमें क्या हुआ कि आपके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुई वो ब्रिटेन इमर्ज्ड विक्टोरियस। ठीक है, ब्रिटेन इमर्ज्ड विक्टोरियस। यानी वो क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे, वो पूछेगा कि आपके पास हाउ द 7 year वॉर शेप द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड, या एट दैट टाइम व्हाट वर द आउटकम्स ऑफ दैट। तो उसमें जो आपने मेजर फोकस रखना है वो इस पे रखना है कि ब्रिटेन इमर्ज्ड एज अ विक्टर। उसके बाद क्या था कि इसको सिग्निफिकेंट टेरिटोरियल गेन्स मिले। सिग्निफिकेंट टेरिटोरियल गेन्स किस तरह मिले? सबसे पहले इसको जो कनाडा है स्पेन से, वो किसको मिला? यूके को। ठीक है, और उसके बाद स्पेन से ही यूके को क्या मिला? फ्लोरिडा। जिसकी वजह से इसकी पूरे आपके पास जो अमेरिका है उसके मेजर जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट से उस पे इसको क्या मिल गई? सुपीरियोरिटी। यानी ब्रिटेन जो है आफ्टर दिस वॉर बिकेम द मेजर सुपर पावर दैट वाज कंट्रोलिंग आपके पास वहां पे। ब्रिटेन क्या हुआ इस सारी वॉर के नतीजे में, जो भी उन्होंने जंगें लड़ी जहां पे भी लड़ी, उसके नतीजे में क्या हुआ? ब्रिटेन इमर्ज्ड विक्टोरियस और इसको टेरिटोरियल गेन्स मिले। यानी आप देखें ना, कनाडा इधर ऊपर है। ठीक है, इसका एक नेगेटिव भी है, वो अभी आपको बताता हूँ। कनाडा पे आपके पास स्पेन से कनाडा किसको चला गया? यूके को चला गया। यहाँ पे फ्लोरिडा थी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वो किसको चला गया? किसके पास? यूके के पास चला गई। पहले इसकी कितनी थी? सिर्फ यहाँ पे 30 कॉलोनीज थी नॉर्थ वाली साइड पे। साउथ वाली साइड से इसको फ्लोरिडा मिल गया और ऊपर वाली अपर वाली साइड से कनाडा मिल गया। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि इसको एक स्ट्रॉन्ग होल्ड मिला इन अमेरिकन कॉन्टिनेंट। सर फ्रेंच कॉलोनीज किस तरफ थी, अगर ऊपर स्पेन और नीचे भी फ्रेंच स्पेन यहाँ था पे तो? दरमियान में थी। फ्रेंच यहाँ पे दरमियान में थी, ओहायो रिवर के उस साइड पे थी। यहाँ पे ओहायो रिवर था, वहां पे उस साइड पे थी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि आगे लिखें। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इसमें आपके कनाडा पहले क्या था? फ्रांस के पास था, फ्रांस ने स्पेन को दिया, स्पेन ने किसको दे दिया? यूके को दे दी। ठीक है, और यूके ने फ्लोरिडा भी ले लिया। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट उसको क्या मिल गया कि ये जो पूरा कॉन्टिनेंट है अमेरिकन कॉन्टिनेंट, इस पे इसकी क्या होगी? सुप्रीमेसी जो है वो कायम होगी, पहली चीज। उसके बाद क्या था कि फ्रांस, लिखें, गेव अप। हाँ जी, फ्रांस गेव अप फ्रांस गेव अप some Caribbean islands, Caribbean, CARIBBEAN islands, and major Indian trading posts, major Indian trading post as a part of this treaty to England। उसके बाद क्या होता है यहाँ पे, अगर इसका हम एनालिसिस करते हैं, ब्रिटेन जो है सबसे पहले ऑल ओवर द वर्ल्ड कॉलोनीज में सुपर पावर बना। ठीक है, और उसमें मेजर कौन सी थी? पहले इंडिया में तो था ही वो। अब किस में? कैरेबियन में। और उसके साथ साथ जो पूरा का पूरा अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, उसके जो मेजर पॉइंट्स थे वहां पे आपके पास ब्रिटेन आ गया। फिर उसके क्या था कि उसकी पूरी दुनिया में नेवल सुप्रीमेसी जो है वो एस्टेब्लिश हो गई। और दुनिया का जो वर्ल्ड ऑर्डर है
ठीक है। वर्ल्ड ऑर्डर मतलब दुनिया को उस टाइम पे जो वर्ल्ड ऑर्डर था उसको शेप किया ब्रिटेन ने। और इसके साथ साथ फ्रांस जो है इट लॉस्ट इट्स सुपर पावर स्टेटस। ये लिख लें, ये पॉइंट्स इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं जो भी आपके पास है ना। फ्रांस, ये उसमें नहीं मिलेंगे नोट्स में आपको, ठीक है। फ्रांस लॉस्ट इट्स सुपर पावर स्टेटस कि सबसे पहले आपके पास क्या है कि आपके पास ब्रिटेन जो है वो कॉलोनीज जो हैं वो उनमें सुपर पावर बना, कॉलोनियल सुपर पावर आप कह सकते हैं, इंडिया में, कैरेबियन में, अमेरिकन में। उसके बाद क्या था कि उसकी नेवल सुप्रीमेसी स्टार्ट हुई। उसके बाद क्या था कि वर्ल्ड ऑर्डर जो है उसको ब्रिटेन ने, यानी अब देखें ना आज यूएस सुपर पावर है। यूएस किसके बाद सुपर पावर बना था? वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। और ब्रिटेन कब बना? 7 ईयर वॉर के बाद। इसी वजह से इसको कहा जाता है दैट वाज द फर्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है। अगला लिखे इसमें कि फ्रांस, सर ये सब कॉन्टिनेंट लिखेंगे या इंडिया लिखेंगे? इंडिया भी लिख सकते हैं, सब कॉन्टिनेंट भी लिख सकते हैं। उसके बाद क्या था कि आपके पास फ्रांस लॉस्ट इट सुपर पावर स्टेटस। अब यहां से दो चीजें मजीद हम निकाल लेते हैं, उसके बाद ये भी टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले क्या हुआ कि इसमें यूके प्लस फ्रांस दो मेजर सुपर पावर्स थी। अब यूके ने क्या किया कि इसके एक्सपेंडिचर जो है वो ज्यादा हुए, एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गए। वॉर तो ये विन कर गया, लेकिन बाद में इसको क्या करनी पड़ी? टैक्सेशन करनी पड़ी कॉलोनीज में। ठीक है। और इसी वजह से क्या हुआ कि जो अमेरिकन वॉर स्टार्ट होती है, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वो कहते हैं नो टैक्सेशन विदाउट पहली चीज ये। दूसरा ये था कि पहले आपके पास ये जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट था, यहाँ पे ऊपर कनाडा में फ्रांस था, यानी बाद में स्पेन आ गया, पहले फ्रांस था। फ्रांस था, यहाँ पे आपके पास यूके था, यहाँ पे स्पेन था, दरमियान में आपके पास फिर फ्रांस था। अब जो कॉलोनियल्स थे उन्हें ये लगता था कि हमें इधर से भी थ्रेट है, फ्रांस से भी, सर हमें नजर यूके से भी है, हमें स्पेन की तरफ से भी है। जी नहीं, सर वो नजर नहीं आ रहा था, बस ठीक है अब नजर आ रहा ठीक है। अब मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पे कनाडा जो था, यहाँ पे फ्रांस की सुप्रीमेसी थी। ठीक है। यहाँ स्पेन मौजूद था, उसके अलावा फिर फ्रांस मौजूद था, उसके अलावा यूके था। अब इस वॉर के बाद यूके ने ये भी मिल गया इसको, यहाँ पे भी मेजर मिल गया, स्पेन का भी रोल खत्म हो गया। तो अब कॉलोनियल्स को क्या लगा कि हाँ यहाँ पे एक ही पावर है, क्योंकि इसको निकालना यहाँ से आसान है। पहले 3 पावर्स थी, पहले वो सारे डिवाइडेड थे। अब उन्हें ये एहसास हुआ कि आपके पास सिर्फ एक पावर है, उसको निकालना आसान है। लिहाजा उनके लिए जो आपके पास अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है उसको लड़ना आसान हो गया। जो उन्हें खतरा था कि ऊपर से वो हम पे अटैक कर देंगे। इसका मतलब है कि जो अमेरिका की इट्स सेल्फ क्रिएशन है वो प्रोडक्ट ऑफ 7 ईयर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है। अब चलते हैं फ्रांस की सर तरफ। ये नो टैक्सेशन विदाउट क्या लिखा हुआ है? रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। अब फ्रांस ने क्या किया? जब फ्रांस हारा आपके पास, पहले तो मिलिट्री एक्सपेंडिचर को करने के लिए मैक्सिमम टैक्सेशन लगाना स्टार्ट कर दी। जब मैक्सिमम टैक्सेशन अपने लोगों पे, पीपल पे, और टैक्सेशन की वजह से सफर किसने किया? कॉमन मैन ने। और वो कॉमन मैन खड़ा हुआ और उसने कहा कि जो आपके पास लुइस 16 है उसका रूल यहाँ से खत्म होना चाहिए। यानी आपके पास जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है और आपके पास अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, वो दोनों की दोनों प्रोडक्ट ऑफ दिस वन पर्टिकुलर इवेंट है। ठीक है। जिसमें वो कहता है कि अगर हम इसका ओवरऑल इम्पैक्ट देखें, इट वाज अ कॉम्प्लेक्स एंड सिग्निफिकेंट कॉन्फ्लिक्ट that reshaped the geopolitical landscape, and for reaching consequences around the world, it marked a turning point in the balance of power। यानी आपके पास क्या था कि यूके इमर्ज तो हुआ, लेकिन दूसरी साइड पे उसने यूएस का भी राइज यहीं से स्टार्ट हो गया, फ्रेंच का डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। यानी यूरोपियन पॉलिटिक्स जो थी, यहाँ पे पॉइंट लिख लें
UK became the sole superpower in European politics. ठीक है, कि आपके पास यूके जो है, यूनाइटेड किंगडम, आपके पास सोल सुपर पावर बना इन यूरोपियन पॉलिटिक्स। तो ये थी जी आपके पास 7 ईयर वॉर। 7 ईयर वॉर को अगर हम नटशेल में देखें, बेसिकली ये वॉर थी बिटवीन फ्रांस एंड ब्रिटेन। अगर जेनेरिक देखें तो मेजर इसका थिएटर क्या था? नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में इनकी कुछ वॉर्स लड़ी गई, जिसमें बैटल ऑफ बेलहेम है, वो आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो उसमें जीतता कौन है, उसका एंड क्या रिजल्ट क्या निकलता है? यूके। यूके को टेरिटोरियल गेन्स होते हैं, उन टेरिटोरियल गेन्स का आपने एनालिसिस करना है कि उसकी वजह से क्या हुआ। उसमें आपके पास यूके, फ्रांस, उसमें अमेरिकन रेवोल्यूशन ये आप एक्सप्लेन करेंगे, फ्रेंच रेवोल्यूशन एक्सप्लेन करेंगे, और उसके बाद आप क्या करेंगे कि ये यूके का इन जनरल जो है एक्सप्लेन करेंगे। इंडिया में भी यूके की जो डोमिनेंस है यूनाइटेड किंगडम की, वो इसी की वजह से आई है, ये भी लिख लें पॉइंट। इंडिया में भी जो फ्रेंच थ्रेट है वो आफ्टर दिस वॉर वो एंडेड, ठीक है। इसमें बैटल ऑफ प्लासी का यहाँ पे आप क्या करेंगे, जिक्र करेंगे। तो इस तरह ये जो 7 ईयर वॉर है, इसने इस तरह से इम्पेक्ट किया। इसकी कॉजेज क्या थी, इसके सोल्यूशन ये आपके पास जो मिलेगा, आपको ये हैंडआउट्स मिलेंगे, इनमें मैप्स भी हैं। मजीद क्लैरिटी के लिए आप उसको वहां से एक आधी दफा प्रैक्टिस करके कर सकते हैं। जी नहीं, अलहदा था। उस टाइम पे जर्मनी नहीं था। जर्मनी ये 1878 में बनता है जी, एक रहता है बस। हाँ जी। सर ये जो नहीं, सर लेक्चर सर आप जी पूरा करना है, इसी के रिलेटेड है। चले नेक्स्ट सर कर। एक बात पूछनी है सर। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन और अमेरिकन इंडिपेंडेंस की जो बात की है ये समझ नहीं आई जरा।